जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में मैं शिवशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण को। इसके पहले वीडियो में मैंने सिलेबस लिखवा दिया है कि झारखंड जीके से रिलेटेड किस चैप्टर से जो है कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैंने इससे पहले के वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, क्योंकि वह जो सिलेबस है मैं झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, कछपाल, वनरक्षी, ये सब को मद्देनज़र मैंने उस सिलेबस को लिखवाया है। उसमें मैंने नंबर ऑफ परसेंटेज जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका मैंने उसमें परसेंटेज लिखा दिया कि कौन से चैप्टर से भाग से कितने परसेंटेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाकर देखें। और आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसी में से एक करने जा रहे हैं झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण को। ठीक है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे 20% मतलब अगर आपने सिर्फ झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण को कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए कि आपने 20% प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसमें भी जो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं भूगोल एवं पर्यावरण में भी, उसमें करने जा रहे हैं हम लोग अफवाह प्रणाली। ठीक है, झारखंड की अफवाह प्रणाली। अफवाह नहीं, अफवाह एक अलग चीज़ होता है, र्यूमर होता है, और अफवाह होता है ड्रेनेज सिस्टम। यानी इसको इंग्लिश में अगर कहें तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड की अफवाह प्रणाली। तो सबसे पहले जो अफवाह प्रणाली है इसमें हम लोग जानेंगे परिभाषा कि आखिर अफवाह प्रणाली की परिभाषा क्या होती है, हम किसे अफवाह प्रणाली कहेंगे। तो अफवाह प्रणाली देखिए क्या होता है, वर्षा के जल या अन्य जो भी जल का एक जो सिस्टम होता है, ठीक है, एक जो समूह होता है, उसे हम लोग अफवाह प्रणाली कहते हैं। ये आप याद रखिएगा परिभाषा। मतलब वर्षा के जल हो गया, इसमें अब कौन कौन सा इसमें आता है, तो इसमें नदी आता है। ठीक है, उसमें नदी आते हैं, झरना आते हैं जिसे जलप्रपात कहा जाता है, गर्म जलकुंड आते हैं। ठीक है, तो ये सब मिला के अफवाह प्रणाली के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो ये हुआ परिभाषा। परिभाषा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, मान के चलिए कि अफवाह प्रणाली को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर अफवाह प्रणाली कहते किसे हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को शक नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि वर्षा के जल एवं अन्य किसी भी जल का जो समूह होता है या जो पैटर्न होता है उसे हम लोग अफवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ परिभाषा। अब हम लोग आएंगे कि निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, आखिर निर्माण में जो अफवाह प्रणाली का जो निर्माण होता है उसमें किसकी किसकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आप सभी को पता होता है कि कोई भी चीज़, मान के चलिए कि अगर सब्जी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग घर में सब्जी बनाते होंगे घर में, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए आलू है या कोई अब सब्जी देते होंगे, फूल गोभी का ही मान के चलिए, फूल गोभी, उसमें फिर पानी जाता है, मसाला जाता है, तेल जाता है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग सब्जी बनाते हैं। ठीक है, तो आखिर उसमें भूमिका क्या क्या हुआ, तो आलू का भी भूमिका हुआ, उसमें सब्जी की भी भूमिका हुई, मसाला, तेल, सबका भूमिका हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि अफवाह प्रणाली का जो निर्माण होता है उसमें किसकी किसकी भूमिका है। तो देखिए सबसे पहले जो भूमिका है वो जल की मात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल ही नहीं होगा तो फिर अफवाह प्रणाली का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है जल की मात्रा की आखिर जल की मात्रा कितनी है। दूसरा अगर बात करें तो भूमि की संरचना। भूमि की संरचना से तात्पर्य यह है कि हम लोग जो देखते हैं इसको हम लोग अपने मतलब देहाती लैंग्वेज में कह सकते हैं, गाँव के लैंग्वेज में गढ़ा, पहाड़, ढीप, ढाप जो होता है दोस्तों, ये होता है भूमि की संरचना। ठीक है, भूमि की संरचना किस प्रकार है कि गड्ढा है, ऊंचा है, बहुत खाई है, ये होता है। ढाल की तीव्रता, जो ढाल है, जिस नदी आप देखते होंगे कि नदी की जो ढलान में बहती है, तो ढाल की तीव्रता आखिर क्या है। ठीक है, तो जो झारखंड में आप देखते होंगे कि जितना भी ज़्यादा वर्षा हो जाए, यहाँ के जो जल होते हैं वो 2 मिनट में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, आपने कभी ये चीज़ सोचा है? ये होता है ढाल की तीव्रता के कारण ही। झारखंड का जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा है। यही बिहार की बात करें तो बिहार में देखते होंगे कि अगर पटना, जो लोग पटना से बिलोंग करते होंगे या पटना में जो रहे होंगे वो देखे होंगे कि वहाँ पर एक जरा वर्षा होने पर बहुत ज़्यादा पानी नाले में जमा हो जाता है और गली में पार होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ढाल की तीव्रता। अब वनस्पति का घनत्व, वनस्पति मतलब होते हैं पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे का घनत्व क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है और मिट्टी पर भी डिपेंड करता है। ये मतलब ये कह सकते हैं हम लोग जो झारखंड की अफवाह प्रणाली में भूमिका, निर्माण में भूमिका किसका किसका है, तो जल की मात्रा का, भूमि का संरचना का, ढाल की तीव्रता का, वनस्पति व मिट्टी का। देखिए मैं इसलिए से बोर्ड में लिख लिया हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों का समय बचाया जा सके। ठीक है, हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ाने के साथ अगर मैं लिखते जाता तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आच्छादित क्षेत्र। देखिए आच्छादित का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लिया आपने छतरी लिया, ठीक है, आपने अगर एक छतरी को पकड़ा हुआ है तो छतरी कितना दूर आच्छादित किया हुआ है। ठीक है, मतलब कितना स्थान को वो घेरा हुआ है, इसे हम लोग आच्छादित कहते हैं। तो आच्छादित आपके क्लियर होना चाहिए कि आच्छादित हम लोग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है कि आच्छादित क्षेत्र मतलब जितना भी जल है, चाहे वो डोभा हो, नाला हो, गढ़ा हो, तालाब हो, बांध हो, नदी हो, जो ये है आखिर झारखंड के कितने क्षेत्र को आच्छादित किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1.59 लाख हेक्टेयर।
ठीक है, 1.59 लाख हेक्टेयर, जो कि झारखंड के कुल भूभाग का मात्र 2% है। याद रखिएगा, मात्र 2%। हाँ, आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये 2% ही क्यों है, ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आगे और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आप लोगों को लिखाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपको नॉर्मल लड़कों से अलग बनाएगा, क्योंकि नॉर्मल लड़के जो होते हैं वो सिर्फ नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, जलप्रपात के बारे में पढ़ लेते हैं और गर्म जल कुंड के बारे में पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। और जब इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। तो ये सबको आपको बहुत बारीकी से याद रखना है, ठीक है। आच्छादित क्षेत्र जो होता है 1.59 लाख हेक्टेयर, जो कि झारखंड के कुल भूभाग का मात्र 2% है, ठीक है। याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि जल की उपलब्धता क्या है। ये तो हम लोगों ने परसेंट में देखा आच्छादित क्षेत्र को, कि जो ये तो पूरा को मिलाकर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि जल की उपलब्धता क्या है। तो 30,169, याद रखिएगा, 30,169 मिलियन घन मीटर, ठीक है, मिलियन घन मीटर इस जल की उपलब्धता झारखंड में है, ठीक है। वो आंकड़े आपको याद रखने, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि ये अगर प्रश्न ना पूछे तो ये जो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 86% जो है सतही जल, ठीक है, और 14% भूमिगत जल। ये याद रखिएगा, 14% भूमिगत जल और 86% सतही जल। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिटेल से। जैसे देखिए, आपने तालाब देखा होगा, ठीक है, आपने तालाब देखा होगा, तो तालाब में इस प्रकार से जल होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए, ये सतह के ऊपर है, ठीक है, इसलिए इसे सतही जल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सतही जल कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपने गड्ढा देखा होगा, डोभा उभा हम लोग गांव में बहुत सारा देखे, रघुवर दास के समय बहुत ज़्यादा डोभे का निर्माण कराया जाता था। तो डोभा जो है सब क्या है? सतही जल है, ठीक है। नदी भी सतही जल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, नदी। लेकिन अगर भूमिगत की बात करें तो हम लोग बोरिंग करके पानी निकालते हैं, बोरिंग के माध्यम फिर वहाँ पर चापाकल निकालते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों, ये भूमिगत जल होता है, ठीक है, भूमि के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। तो भूमिगत जल मात्र कितना है? 14% है, और सतही जल 86% है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, और हम लोग जानते हैं कि आखिर जो भूमिगत जल है, ठीक है, भूमिगत जो जल है ये मात्र 14% क्यों है, ठीक है, या झारखंड में 2% ही आच्छादित क्षेत्र क्यों है, ठीक है, जबकि झारखंड में भी अच्छा खासा वर्षा होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो आर्कियन क्रम की चट्टान होने के कारण, आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए कि झारखंड में 90% जो ये भाग है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है। तो आर्कीय क्रम की चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो मतलब कह सकते हैं छिद्र नहीं है उस मिट्टी में, ठीक है, छिद्र नहीं। छिद्र होने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? देखिए, मान के चलिए कि एक घड़ा, ये घड़ा आपने ले लिया, ठीक है, ये घड़ा ले लिया, यहाँ पर आपने एक प्लेट लगा दिया है और इसमें छिद्र कर दिया, ठीक है, इसमें आपने छिद्र कर दिया है। अब यहाँ से आप पानी डालेंगे, तो क्या होगा कि इस घड़े में पानी भरेगा, ठीक है, ये इस घड़े में पानी भरेगा। अब झारखंड की जो मिट्टी है, आप इसको इस प्रकार समझिए कि झारखंड के मिट्टी में जो ये मिट्टी है ये भूमिगत है, ये भूमि मान के चलिए कि ये अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, झारखंड के भूमि के अंदर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर जो प्लेट लगा हुआ है, मिट्टी जो लगा हुआ है, इसको हम लोग मिट्टी के सेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो मिट्टी लगा हुआ है उसमें छेद ही नहीं है, ठीक है, छिद्र है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आर्कियन क्रम की चट्टान से मिलकर बना है, और आर्कियन क्रम की चट्टान जो होता है वो ठोस एवं कठोर होता है, परतलेस होता है। तो याद रखिएगा। तो अब इसमें आप पानी, मान लीजिए वर्षा हो रहा है, ठीक है, इसमें देखिए ये वर्षा हो रहा है, अब इसमें पानी अंदर जाएगा? नहीं जाएगा दोस्तों, अंदर पानी जाएगा ही नहीं। तो इसलिए भूमिगत जल का अभाव होता है झारखंड में। क्या होता है दोस्तों? भूमिगत जल का अभाव है, मात्र 14% हिस्से पर ही ये है। अब ये तो पहला सेंस हुआ। दूसरा सेंस देखिए क्या होता है। दूसरा सेंस दोस्तों ये है, देखिए कि मान के चलिए कि ये झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, झारखंड में ज़्यादा आपको इसे पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है? देखिए, वर्षा हुआ, ठीक है, वर्षा हुआ और तीव्र गति के ढलान से बहकर कहाँ? नदी के माध्यम से समुद्र में चला जाता है या नदी में चला जाता है, जिस कारण भूमिगत जल का अभाव है। तो इसे आप पॉइंट आउट करें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि अपवाह प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों को किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि अपवाह प्रणाली के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले नदियाँ पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद जलप्रपात पढ़ेंगे और हम लोग फिर गर्म जलकुंड पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपवाह प्रणाली के अंतर्गत इन 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है, और ये जो तीनों है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
नदियाँ भी है और जलप्रपात भी है और गर्म जलकुंड है। अब नदियों के बारे में आपको बता देते हैं। तो नदियों के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होंगे जो अनजान होंगे नदी से। नदी को हर कोई जानते होंगे। और यही नदी जब ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, यही नदी जब पहाड़ी से गिरता है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, कि जब नदियाँ ही किसी ऊंचाई से गिरती है, और झारखंड पहाड़ी होने के कारण आपको पता है कि झारखंड बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है झारखंड में, तो इस कारण ही झारखंड में जलप्रपात भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे भी विशेषकर बात की जाए तो रांची में जलप्रपात बहुत ज़्यादा है, इसलिए जलप्रपातों का शहर रांची को कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, इसे वाटरफॉल्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए, ऊंचाई से नदी जब गिरता है तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, जलप्रपात कहते हैं। अगर गर्म जलकुंड की बात करें, ठीक है, गर्म जलकुंड क्या होता है? तो देखिए, ये भूमि है, मान के चलिए भूमि है, भूमि में किसी जगह दोस्तों छेद हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? भूमि में किसी जगह छेद हो जाता है और नीचे जो खनिज का जो भंडार है झारखंड में, आप सभी को पता है, तो खनिज वगैरह होने के कारण, ज्वालामुखी के कारण ये जो पानी है ऊपर की ओर आने लगता है, जो कि भूमि के अंदर हीट बहुत ज़्यादा होता है, भूमि के अंदर गर्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही पानी जब ऊपर आने लगता है, निकलने लगता है, तो इसे ही गर्म जलकुंड कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे सूर्यकुंड, झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का ये है, मतलब गर्म कुंड है। ठीक है, गर्म जलकुंड है, इसका 88 डिग्री टेम्परेचर इसका है। ठीक है, और ये भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है। तो इसी प्रकार से क्या होता है? गर्म जलकुंड का निर्माण होता है भूमि के नीचे से जब आता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है। हम लोग जो शुरुआत करेंगे आज, हम लोग जो शुरुआत सबसे पहले करेंगे वो करेंगे किससे? नदियों से। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों नदियों से, और हम लोग नदियों के बारे में आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग उसके बाद हम लोग जलप्रपात भी पढ़ेंगे, गर्म जलकुंड भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड की नदियों से। अगर हम लोग नदियों की बात करते हैं, शुरुआत हम लोग नदियों से करने जा रहे हैं। अगर नदी की बात की जाए तो नदी के बारे में आपको 2-3 चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़। पहला तो कि जो झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, मानसूनी नदी है। मानसूनी का मतलब यहाँ तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि वर्षा के दिनों में जल होता है और गर्मी के दिनों में जल यहाँ पे सूख जाता है, समझे? अगर एक सोन को छोड़ दिया जाए तो अब कहिएगा कि सोन, इसमें सर ऐसा क्या तासीर है कि सोन जो है वो बरसाती नदी नहीं है, मतलब सोन में हमेशा जल रहता है। तो देखिए, सोन के बारे में आप सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए कि पहला तो सोन का उद्गम स्थान जो है वो, सोन का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी है। कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, इसका सिर्फ देखिए, ये जो है वो गढ़वा और पलामू, ठीक है, गढ़वा और पलामू को बॉर्डर बनाते हुए ये नदी निकलती है। ठीक है, झारखंड में इसका अफवाह सिर्फ ये बॉर्डर का काम करती है। और ये इसलिए इसमें क्या है, ये नदियाँ जो है वो सदा नीरा है, इसको सदा नीरा भी कहा जाता है। सदा नीरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमेशा जल होता है। हमेशा जल क्यों होता है? क्योंकि इसका उद्गम झारखंड का नहीं है, ये सिर्फ झारखंड के गढ़वा और पलामू से बॉर्डर बनाते हुए सिर्फ निकल जाता है। बस इतना ही इसका रोल है, इसलिए इसमें इसको सदा नीरा भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा जल होता है। ठीक है, सोन के बारे में याद रखिएगा। तो हम लोगों को नदी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सोन के अलावा अगर सोन को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी नदियाँ हैं वो सब मानसूनी नदी है। ठीक है, मानसूनी नदी है, मतलब वर्षा के दिन में, मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। समय हम लोगों को बचा के चलना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है, तो मानसूनी नदी कहने का मतलब है कि वर्षा के दिनों में एकदम नदियाँ लबालब भर जाती है। ठीक है, आप देखते ही होंगे गांव घर के नदी बहुत ज़्यादा वर्षा में एकदम उफान मारने लगती है, और फिर गर्मी के दिन में बिल्कुल स्थिति उसका चरमरा जाता है। ठीक है, तो मानसूनी प्रकार। और दूसरा जो है वो नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब कहिएगा नाव चलाने के लिए उपयुक्त नदी क्यों नहीं है? तो देखिए, झारखंड जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों वाला राज्य है। ठीक है, पहाड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कठोर चट्टान, जिसके कारण नदियाँ कभी अस्थिर बहती ही नहीं है। देखिए, नाव चलाने ही उपयुक्त कब होगा? आप खुद सोचिए कि जब नदी समतल में बहे, ठीक है, तो उसमें नाव चलाया जा सकता है। लेकिन यही नदी जब ऐसे करके जाए, गिर जाए, ले अब चला कैसे ना चलेगा? इसमें फिर से नाव चलाइए कुछ दूर, फिर एक कुछ दूर जाए, फिर नीचे गिर जाए, तो नाव चलेगा? तो इसमें गिरिए ना जाएगा नाव वाला, इसमें नाव चलेगा। और नाव वाला चलेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग तो नाव वाला करेगा, ये आते आते नाव वाला का परखच्चा उड़ जाएगा। ना नाव का पता चलेगा और ना नाव में बैठे लोगों का पता चलेगा कि नाव कहाँ चला गया। ठीक है, इसलिए झारखंड की नदियाँ जो है वो नौगम्य नहीं है। हाँ, एक नदी है जो नौगम्य हो सकती है, ऐसा हो मतलब चलता है उसमें, वो कौन सा है? मयूराक्षी, याद रखिएगा। ठीक है,
मयूराक्षी, क्योंकि देखिए अपवाद वाले चीज़ जो होता है उसको इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। मयूराक्षी नदी जो है एकमात्र झारखंड की नौगम्य नदी है, मतलब ये समतल बहती है, ठीक है, ये समतल बहती है तो इसमें नौका चलाना आसान है। हम लोग बाद में मयूराक्षी के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। अभी हम लोग शुरुआत करें नदियों से, ठीक है। अभी हम पहले नदियों के बारे में जान रहे हैं कि झारखंड की नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमी है, ठीक है। तो पहला विशेषता हम लोग क्या जाने कि जलप्रपात का निर्माण करती है, लेकिन कमी क्या जाने कि नौगम्य मतलब नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा हम लोगों ने इसका कमियां क्या देखा कि ये मानसूनी नदी है, मतलब वर्षा के दिनों में लबालब भर जाना और सूखे दिनों में एकदम बिल्कुल स्थिति खराब हो जाना, ठीक है। नदियों का पीने के लिए पानी भी आपको गड्ढा खोद के निकालना पड़ेगा बालू से, तब आपको पीने का पानी मिलेगा गर्मियों के दिनों में। हम लोगों ने जाना सोन के बारे में कि सोन जो है सदा नीरा नदी है, क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ उद्गम मतलब ये सिर्फ झारखंड के सीमा को बॉर्डर बनाते हुए मतलब सीमा से बह के निकल जाती है बाहर, ठीक है, इसलिए ये सदा नीरा है। अब हम लोग जानेंगे नदियों के प्रकार, ठीक है। तो नदियों को जो है वो दो भागों में बांटा गया, झारखंड की जितनी भी नदी है उसको दो भागों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत मजा आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फिर हम लोग इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए झारखंड की नदियों को दो भागों में जो बांटा गया है वो कौन कौन सा है। देखिए पहला आता है, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बुक का सपोर्ट नहीं करता हूं दोस्तों, ठीक है। इसमें जो बुक में लिखा गया है, कोई भी बुक में मैंने देखा है कि झारखंड के पठारों से निकलने के बाद, ठीक है, जो उत्तर की ओर बहती है उसे उत्तरवर्ती नदियाँ, या जो पूरब या दक्षिण की ओर बहती है इसे दक्षिणावर्ती नदियाँ कहता है या पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। मैं इसका थोड़ा सा सपोर्ट इसलिए नहीं करता हूँ, मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ कि कोई भी नदी जो निकलती है और उत्तर की ओर बहती है उसे उत्तरवर्ती नदियाँ कहेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, देखिए अब सोन भी उसमें आता है, ठीक है, सोन भी उत्तरवर्ती नदियों में आता है। तो क्या सोन का उद्गम स्थान झारखंड में है? सोन का उद्गम स्थान झारखंड में नहीं है, इसलिए हम लोग वो नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए उत्तरवर्ती नदियाँ। देखिए मैं इसका डिफिनेशन आपको कैसे बताता हूँ, ठीक है। उत्तरवर्ती नदियाँ, तो हम कहेंगे कि इस उत्तरवर्ती नदी के बारे में हम लोग डिफिनेशन यही जानेंगे कि वो नदी जो पहाड़ी से कहीं से भी निकले, ठीक है, अपने उद्गम स्थान से निकलकर, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि झारखंड के पठार से निकलकर, अपने उद्गम स्थान से निकलकर जो उत्तर की ओर बहे, ठीक है, जो उत्तर की ओर बहे उसे उत्तरवर्ती नदियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरवर्ती नदियाँ कहते हैं। फिर से याद रखिए, अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद, ठीक है, इस डिफिनेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वो नदियां जो अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद झारखंड की उत्तर की ओर बहती है उसे उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं, उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करिए थोड़ा, ठीक है, इसे हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, आप लोगों को बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए फिर हम लोग धीरे धीरे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये झारखंड का एक रफली मैप हम लोगों ने तैयार कर लिया, ठीक है। अब कहीं से निकले, यहाँ 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 से निकले, कहीं से भी निकले, वो क्या होता है तो उत्तरवर्ती नदियाँ होती है, क्योंकि अपने उद्गम स्थान से निकलकर किधर जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, अपने उद्गम स्थान से निकलकर ऊपर उत्तर की ओर बह रही है। ये उत्तर है झारखंड का, आप सभी को पता है कि ये झारखंड का उत्तर है, तो इससे हम लोग उत्तरवर्ती नदियाँ कहेंगे। पहला तो टाइप ये हुआ। अब हम लोग दूसरा टाइप की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ झारखंड से, क्योंकि ये जब सोन नदी के सेंस में आएगा तो फिर इसका डिफिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोन नदी का उद्गम झारखंड में है ही नहीं। दूसरा हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा हम लोग बात करते हैं दक्षिणवर्ती नदी, ठीक है, दक्षिणवर्ती नदी या पूर्ववर्ती नदी, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी। ये झारखंड के दो मतलब ये को बांटा गया, ठीक है। झारखंड की नदियों को दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो उत्तरवर्ती नदी, हम लोग उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती, वे नदियाँ, देखिए फिर से हम लोग मैप में आते हैं, ठीक है, हम लोग फिर से मैप में आते हैं, ठीक है, हम लोग फिर से मैप में, वे नदियाँ जो अपने उद्गम स्थान से पूरब की ओर बहे या दक्षिण की ओर बहे, ठीक है। फिर से समझिए, फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए, वे नदियां जो अपनी उद्गम से पूरब की ओर बहे या दक्षिण की ओर बहे, ठीक है। अब वो कहाँ से भी निकले, यहाँ से भी निकले, यहाँ जाए, यहाँ से भी निकल के इधर जाए, ये सब क्या हो जाएगा? दक्षिणवर्ती नदियाँ हो जाएगा। तो ये दोनों में आपको कोई शक है? अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन कौन सी नदी जो हैं मेनली वो झारखंड के उत्तरवर्ती नदियाँ हैं और कौन कौन सी नदी दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियाँ, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे मैप के माध्यम से, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग झारखंड पुलिस को तैयार बेस मानकर हम लोग तैयारी शुरुआत करें। तो देखिए इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, ठीक है, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले सोन आता है दोस्तों, फिर आता है पुनपुन, ठीक है, फिर आता है फल्गु, फिर आता है उत्तरी कोयल,
ये आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। सोन, पुनपुन, फल्गु, उत्तरी कोयल। फिर हम लोग बाद में बहुत सारी नदियाँ हैं, छोटे छोटे नदियों को जानेंगे, लेकिन ये मेन नदी है। अगर हम लोग दक्षिणीवर्ती या पूर्ववर्ती का एग्जाम्पल लें मेनली, तो सबसे पहले दामोदर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। देव नदी सबसे लंबी नदी, प्रदूषित नदी दामोदर। बराकर हो गया, ठीक है। इसमें शंख नदी भी है, शंख नदी। दक्षिणी कोयल, ठीक है। ब्राह्मणी है। फिर अजय नदी है, बहुत सारी नदी है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अभी एक मोटा मोटी एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके हैं कि कौन कौन से नदियों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो इधर आप देखेंगे तो उत्तरवर्ती नदियों का हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा कि जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर झारखंड की उत्तर की ओर बहती है उसे उत्तरवर्ती नदियाँ। वे नदियाँ जो अपने उद्गम से निकलकर दक्षिण की ओर बहे या पूरब की ओर बहे उसे दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सोन, पुनपुन, फल्गु, उत्तरी कोयल। देखिए नाम ही है उत्तरी कोयल, उत्तर की ओर बह रही है उत्तरी कोयल, यहाँ पर दक्षिण की ओर बह रही है इसलिए दक्षिणी कोयल, ठीक है। उत्तरी कोयल, इसकी अगर बात करें तो दामोदर हो जाएगा, बराकर हो जाएगा, शंख नदी हो जाएगा, दक्षिणी कोयल, ब्राह्मणी, अजय, ठीक है। तो ये नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक नदी के बारे में जानेंगे, छोटे से छोटी नदी, बड़ी से बड़ी नदी के बारे में जानेंगे और पूरी डिटेल्स के साथ जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम लोग कल जब शुरुआत करेंगे तो हम लोग कल नदी के पूरे सेशन को ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम लोग इधर से शुरुआत करेंगे। उत्तरी कोयल मतलब उत्तरवर्ती नदियों से शुरू करेंगे। पहले हम लोग सोन के बारे में जानेंगे, पुनपुन के बारे में, फल्गु, उत्तरी कोयल के बारे में, और फिर इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।